सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। प्यारे विद्यार्थियों, बेटा आज एक नया लेसन पढ़ते हैं। टर्म 2 का ही है। वितान भागदो पुस्तक का चैप्टर है अतीत में दबे पांव और पाठ के लेखक हैं ओम थानवी। जैसे आप जानते हैं अतीत में दबे पांव, अतीत में पास्ट के लिए बोला गया है। दबे पांव ने पास्ट की हिस्ट्री बताई गई है। ये पाठ जो है अतीत में दबे पांव एक हिस्टोरिकल पार्ट है, ऐतिहासिक पार्ट है, इतिहास का एक टॉपिक है ये। थोड़ा सा पाठ का पहले परिचय करा देता हूँ। मूलतः यह एक यात्रा वृतांत है, यानी अतीत में दबे पांव पाठ जिसके लेखक ओम थानवी जी हैं, इन्होंने स्वयं इस यात्रा को किया है। अब यात्रा कौन सी है थोड़ा मैं आपको समझा देता हूँ। पहले अतीत में दबे पांव पाठ में लेखक ओम थानवी जी ने पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित दो ऐतिहासिक नगर मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के बारे में बताया है, यानी जिसे हम इतिहास में इंडस सिविलाइजेशन के नाम से जानते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जानते हैं, वह इस पाठ में बताया गया है। उस स्थान की यात्रा की थी ओम थानवी जी ने अपनी टीम के साथ। और एक लघु शोध है ये, उनका रिसर्च प्रोजेक्ट है ये लघु शोध। तो उन्होंने क्या क्या वहाँ अध्ययन किया है, क्या क्या वहाँ पाया है, उसे इस पाठ में बताया है। जैसे हम नाम से जानते हैं अतीत में दबे पांव, मैं आपको बता चुका हूँ, एक यात्रा का विवरण है, यात्रा वृत्तांत जिसे हम कह सकते हैं, और रिपोर्ट का भी मिश्रित रूप है। ये यात्रा का विवरण भी है और क्या क्या उन्होंने उसमें पाया है उसकी उन्होंने रिपोर्ट यहाँ पे हमें बताई है। तो फिर बता रहा हूँ, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित दो ऐतिहासिक नगर हैं मोहनजोदड़ो हड़प्पा, उसके बारे में इन्होंने इस पाठ में बताया है। मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ बेटा। जैसे ये आप यहाँ पे पिक्चर देख रहे होंगे, लिखा है यहाँ पे मोहनजोदड़ो की एक गली। उसके बाद देख रहे होंगे मोहनजोदड़ो की एक मुख्य सड़क जो 33 फीट चौड़ी है। उसके बाद आप देख रहे होंगे मोहनजोदड़ो में बौद्ध स्तूप। उसके बाद आप देख रहे हो प्यारे विद्यार्थियों मोहनजोदड़ो का प्रसिद्ध जल कुंड। आगे आप देख जल निकासी का उन्नत प्रबंध, उन्नत माने उचित प्रबंध, जो सिंधु घाटी की अनूठी विशेषता है, मानी बहुत अच्छी विशेषता है। ये डायग्राम मैं आपको इसलिए बताना चाह रहा हूं, भले ही हम इस पार्ट का डिस्कस ऑफलाइन में ऑलरेडी कर चुके हैं, ऑफलाइन में इस पार्ट का हम डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं, तो एक तरह से आपका ये रिवीजन भी हो रहा है। ठीक है बेटा, तो चलो पढ़ते हैं अतीत में दबे पांव क्या है, उन दो शहरों के बारे में पढ़ते इस पाठ में। अतीत में दबे पांव, ध्यान दें बेटा, किताब अपने सामने रखें। और एक बार फिर आपको रिमाइंड करा दूं, जैसे कि हर बार आपको पहले शब्दार्थ भेजे जाते हैं, पाठ का सार भेजा जाता है, तो शब्दार्थ आपने कॉपी में लिख लिए होंगे। 2 बार मैं ऑलरेडी शब्दार्थ भेज चुका हूँ, तो आप शब्दार्थ कॉपी में जो लिखे हुए हैं उन्हें सामने रखें, उन्हें याद करें, और तब आप वीडियो सुने। और पाठ का सार भी आपने पढ़ लिया होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। तो चलिए पढ़ते हैं आगे। पाठ लिखा है अभी भी मोहनजोदड़ो और हड़प्पा प्राचीन भारत यही नहीं दुनिया के 2 सबसे पुराने नियोजित शहर माने जाते हैं। नियोजित मानी जिनका निर्माण एक अच्छे प्लानिंग के तहत किया गया हो। जैसे आज हमारे महानगरों का निर्माण होता है, आज हम मकानों का निर्माण करते हैं, ऐसा ही उस सिंधु घाटी सभ्यता के 2 प्रमुख शहर जो थे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, वहाँ पर भी उनका जो निर्माण था एक नियोजित शहर की तरह ही हुआ था। ये सिंधु घाटी सभ्यता के परवर्ती मतलब बाद वाले, यानी परिपक्व मानी मजबूत दौर के शहर हैं। खुदाई में और भी शहर मिले हैं, लेकिन मोहनजोदड़ो ताम्रकाल के, ताम्रकाल मानी तांबे का उस समय ज़्यादा उपयोग पाया गया है, ताम्रकाल के शहरों में सबसे बड़ा है। कौन? मोहनजोदड़ो। वह सबसे उत्कृष्ट भी है, उत्कृष्ट मानी सर्वश्रेष्ठ है, सबसे अच्छा है, बहुत अच्छा है। व्यापक खुदाई यहीं पर संभव हुई। बड़ी तादाद मानी संख्या में इमारतें, सड़कें, धातु पत्थर की मूर्तियाँ, चौक पर बने चित्रित भांडे मानी बर्तन, मोहरें, साजो सामान और खिलौने आदि मिले। जिन बच्चों ने क्लास ऑफलाइन ज्वाइन की होगी रिसेंटली, अभी भी और 1-1.5 महीने पहले भी, तो उनको मैं याद दिलाना चाहता हूँ। आपको ध्यान होगा कि मैंने पूरा ही ब्लैक बोर्ड में आपकी मदद की थी, पूरे वो शब्द लिख लिए थे ब्लैक बोर्ड में जो जो वहाँ पर मिले थे, अवशेष मिले थे। ये सारी लिस्ट मैंने
ब्लैक बोर्ड में भी लिखी थी ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि मोहनजोदड़ो में खुदाई हुई, मैंने पहले ही बताया आपको, ये यात्रा का विवरण है। उस यात्रा पे गए थे लेखक ओम थानवी टीम के साथ, पुरातात्विक टीम के साथ, और उनने क्या क्या वहाँ पर उस खुदाई में मिला है, जो कि आज से 5000 साल पहले के वहाँ अवशेष मिले हैं। एक नियोजित शहर के जैसे वो सभ्यता थी बसी हुई, उसका यहाँ पे विवरण है। जितने नाम यहाँ पर आए हैं, वहाँ पर जब खुदाई हुई तो ये चीज़ें वहाँ पर मिली हैं। इमारतें, सड़कें, धातु पत्थर की मूर्तियाँ, चौक पर बने चित्रित भांडे, मनी बर्तन, मोहरें, साजो सामान, मनी सजाने की इत्यादि सामान, खिलौने आदि, वहाँ पर सब कुछ मिला है। सभ्यता का अध्ययन संभव हुआ जब उन लोगों को ये सामान मिला खुदाई करने के बाद, तो उन्हें ये एहसास हुआ यहाँ पर कभी कोई सभ्यता थी। वो सभ्यता क्या नाम दिया गया? सिंधु घाटी की सभ्यता। शहर कौन से थे? मोहनजोदड़ो और हड़प्पा। उधर सैकड़ों मील दूर हड़प्पा के ज्यादातर साक्ष्य मैंने प्रमाण, रेल लाइन बिछने के दौरान की विकास की भेंट चढ़ गई। मैंने रिसेंटली आज भी क्लास में बताया, ध्यान होगा बच्चों को, कि हड़प्पा में तो ज़्यादा खुदाई इसलिए नहीं हुई क्योंकि वहाँ पर रेल लाइन बिछ रही थी, इसलिए वो विकास की भेंट चढ़ गई। मानी वहाँ पर रेल लाइन का निर्माण चल रहा था, तो वहाँ पर ज़्यादा खुदाई संभव नहीं हो पाई। लेकिन मोहनजोदड़ो में ज़्यादा खुदाई हुई थी तत्कालीन समय में। ठीक है बेटा, आगे पढ़ते हैं। बेटा एक बार फिर बता दूं, हिस्टोरिकल पार्ट है ये, ऐतिहासिक पार्ट है। आपको इसको हिंदी साहित्य के मद्देनजर रखते हुए पढ़ना है। जैसे मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ, जहाँ पर टिपिकल हो रहा है वहाँ पे समझा रहा हूँ, ऐसे आपको भी पढ़ना है। तभी आपको ये हिस्टोरिकल चैप्टर, ऐतिहासिक पार्ट आसानी से समझ में आएगा। यदि आप इसे ध्यान से नहीं पढ़ोगे तो आपको बहुत जटिल महसूस होगी, बहुत कठिन महसूस होगा। तो आप ऐसे ही पढ़ें जैसा मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। किताब अपने सामने रखें। लिखे, मोहनजोदड़ो के बारे में धारणा है कि अपने दौर में वह घाटी की सभ्यता का केंद्र होगा। यानी कि मोहनजोदड़ो के बारे में यह आम धारणा थी उस समय के दौर में, मानी समय में, तत्कालीन समय में वह उस सभ्यता का केंद्र होगा। जैसे आज हमारे देश की राजधानी होती है, प्रदेश की राजधानी होती है, केंद्र बिंदु होती है उस शहर की, उस देश की, उस प्रदेश की, वैसे ही यह मोहनजोदड़ो भी रहा होगा। यानी एक तरह की राजधानी, जो मैंने भी आपको बताया है। माना जाता है कि यह शहर 200 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ था। आबादी कोई 85,000 थी, मतलब तत्कालीन समय में वहाँ की आबादी 85,000 थी। 5,000 साल पहले यह आज के महानगर की परिभाषा को भी लांघता होगा। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, 5,000 साल पहले बसी हुई उस सिंधु घाटी सभ्यता से यह अनुमान लगाया गया कि आज के महानगरों की तरह ही वह बसा हुआ था। जो मैंने आपको इससे पहले नमूने दिखाए हैं, आगे भी आप देख रहे होंगे, इतने अवशेष हैं, खंडर हैं, पर मजबूत हैं, और आज के महानगरों की तरह उनका निर्माण हुआ है। अब पढ़ते हैं बेटा आगे। दिलचस्प बात यह है कि सिंधु घाटी मैदान की संस्कृति थी, पर पूरा मोहनजोदड़ो छोटे मोटे टीलों पर आबाद था। आबाद मानी स्वतंत्र। पूरी सिंधु घाटी की जो सभ्यता है वो संस्कृति मैदानी संस्कृति थी, लेकिन जो मोहनजोदड़ो जो छोटे मोटे टीलों जो होता है मिट्टी का जो ढेर होता है, उसके समान था। यहाँ की ये टीले प्राकृतिक नहीं थे, मानी बसाए गए थे, बनाए गए थे, ईंटों से चिनाई करके बनाए गए थे। आगे बताएंगे आपको। कच्ची और पक्की दोनों तरह की ईंटों से धरती की सतह को ऊंचा उठाया गया था, ताकि सिंधु का पानी, सिंधु बेटा नदी भी है, नदी थी वहाँ पे, बाहर पसर आए तो उससे बचा जा सके। यानी वहाँ उस समय में उस मोहनजोदड़ो शहर में जो टीले बनाए गए थे, उनमें ईंटों की चिनाई, कच्ची पक्की ईंट की चिनाई करके, ताकि वो धरती से तो ऊपर उठ जाए और जो सिंधु नदी का पानी है वह बाहर बहता रहे। इतना अच्छा उसका निर्माण कार्य किया गया था, ऐसा लेखक हमें ओम थानवी जी बता रहे हैं। आगे पढ़ते हैं बेटा। मोहनजोदड़ो की खूबी मानी अच्छाई यह है कि इस आदिम शहर की सड़कों और गलियों में आप आज भी घूम फिर सकते हैं। ओम थानवी जी हमें बता रहे हैं, भले वो उस आदिम शहर की बात कर रहे हैं,
लेकिन आज भी आप उन सड़कों और गलियों में आराम से घूम फिर सकते हैं। वो इमेजिनेशन कर रहे हैं। यहाँ की सभ्यता और संस्कृति का सामान भले अजायब घरों की शोभा बढ़ा रहा हो, मानी संग्रहालय, आप जानते हैं कोई पुरानी चीज़ मिलती है तो संग्रहालय में रखी जाती है, मतलब वो कह रहे हैं कि यहाँ की अधिकांश चीज़ें आज अजायब घरों में, संग्रहालयों में रखी गई हो, वहाँ की शोभा बढ़ा रही हो। शहर जहाँ था आज भी वही है। मानी 5000 साल पहले वह मोहनजोदड़ो शहर जहाँ बसा हुआ था, आज भी उसके अवशेष हमें दिखाई दे रहे हैं जब वो वहाँ पर गए हुए हैं। आप इसकी किसी भी दीवार पर पीठ टिकाकर सुस्ता सकते हैं, वह एक खंडर क्यों न हो। खंडर मानी टूटा फूटा, जो आपको भी आगे जो डायग्राम दिखाए गए हैं वो टूटे फूटे खंडर पर मजबूत हैं तो टूटे फूटे हैं पर मजबूत हैं। मतलब महानगरों की तरह उनका निर्माण किया गया था, उन भवनों का निर्माण किया गया था। लेखक कह रहे हैं आप किसी भी दीवार की पीठ पर सुस्तासन आराम कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि इतनी कच्ची कुछ गिर जाएगी, ऐसा नहीं है। लिखा है वह एक खंडर क्यों न हो, किसी घर की देहरी पर पांव रखकर आप सहसा सहम सकते हैं। जैसे हमारे घर का डोर होता है जहाँ से हम एंट्री करते हैं, उसको देहरी बोला गया है। आप आज भी, जब ये यात्रा उन्होंने की होगी तब की वो बात करें, तब उन्होंने रिसर्च की यहाँ पे, वही जो हमें बता रहे हैं। पूरा इतिहास के टॉपिक को हिंदी विषय के माध्यम से उन्होंने रिसर्च की है, यात्रा की है, उसको लिखा है, रिपोर्ट एकत्र की है। अभी आपको बहुत आगे जानकारी मिलेगी। वो कह रहे हैं कि आप किसी भी घर की देहरी पर जो एंट्री जहाँ पर होती है, जाने का रास्ता होता है, वहाँ पर आराम से खड़े हो सकते हैं, सहमा सकते हैं, आराम कर सकते हैं। रसोई की खिड़की पर खड़े होकर उसकी गंध महसूस कर सकते हैं। एक कल्पनाशीलता का उन्होंने परिचय दिया है कि आज भी आप जब उस मोहनजोदड़ो शहर में उन खंडरों की मान लो रसोई घर में खड़े होते हैं तो ऐसा लगता है कि आज भी वहाँ पर वो गंध महसूस होती है, सुगंध महसूस होती है। अब ऐसा नहीं वहाँ पे खाना बन रहा होगा, पर एक उन्होंने कल्पनाशीलता का परिचय दिया है कि ऐसा एहसास होता है अभी अभी इस रसोई घर में खाना बन सकता है, ऐसा पक्के अवशेष हैं वो। रसोई की खिड़की पर खड़े होकर उसकी गंध महसूस कर सकते हैं, या शहर के किसी सुनसान मार्ग पर कान देकर उस बैलगाड़ी की रुनझुन रुनझुन ध्वनि के लिए बोला गया साउंड सुन सकते हैं, जिसे आपने पुरातत्व की तस्वीरों में मिट्टी के रंग में देखा है। मानी पुरातत्व विभाग के लोगों ने उन अवशेषों की, उन मूर्तियों को अपने संग्रहालयों में रखा होगा, आप उसकी वहाँ अनुभूति कर सकते हैं। और पुरातत्व क्या होता है, बड़े जो धरती के नीचे पाई हुई वस्तुओं का अध्ययन करते हैं उसे बोलते हैं पुरातत्व, आर्कियोलॉजिकल जो होते हैं। तो ऐसा लेखक हमें बता रहे हैं। सच है कि यहाँ किसी आंगन की टूटी फूटी सीढ़ियाँ अब आपको कहीं नहीं ले जाती, वे आकाश की तरफ अधूरी रह जाती हैं। यानी ऊपर के बिल्डिंग में, मंजिल में जाने की जो सीढ़ियां हैं, ये तो मान लिया जाएगा अब उन सीढ़ियों से आप ऊपर चढ़ेंगे पर कहाँ दिखाई देगा, आसमान दिखाई देगा। वहाँ आबादी नहीं है, केवल खंडर है, टूटे फूटे खंडर हैं। लेखक ने यहाँ पे बैलगाड़ी की चर्चा की है। मैं आपको नॉलेज के लिए बता दूँ, उस समय बैलगाड़ी के वहाँ पे जो नमूने मिले हैं, इससे इस बात का प्रमाण होता है कि उन लोगों के व्यापार करने का साधन बैलगाड़ी भी था। लेकिन उन अधूरे पायदानों पर खड़े होकर अनुभव किया जा सकता है कि आप दुनिया की छत पर हैं, वहाँ से आप इतिहास को नहीं उसके पार झांक रहे हैं। मानी जब मोहनजोदड़ो के उन टूटे फूटे खंडरों में आप जा सकते हैं, निहार सकते हैं, देख सकते हैं, तो आप एक इतिहास का अध्ययन कर सकते हैं। उसके पार झांकना मानी उसका आप अध्ययन कर सकते हैं। मानी उस मोहनजोदड़ो शहर में जा करके लेखक को यह अनुभूति हुई, यहाँ कुछ अध्ययन किया जा सकता है, मैं कुछ लिख सकता हूँ, जो मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है, खुदाई में मुझे अवशेष मिल रहे हैं। मन जो टीम यहाँ पे खुदाई कर रही है, अब किसने खुदाई की है ये भी आपको आगे पाठ में पता चलेगा। तो उनके कहने का तात्पर्य है कि हमें एक अवसर है, इस मोहनजोदड़ो शहर में हमको अध्ययन का कुछ मिला है जिसमें हम अध्ययन करें, कुछ सामग्री मिली है, कुछ निशान मिले हैं, कुछ अवशेष मिले हुए हैं, ऐसा लेखक हमें बता रहे हैं। आगे पढ़ते हैं बेटा।
पेज नंबर 37। आप भी किताब सामने रखें। एक बार फिर आपको कह रहा हूँ, ये आप नमूने देख रहे होंगे मोहनजोदड़ो की एक गली, जो मैं आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बता चुका हूँ, फिर बता रहा हूँ। लेकिन नंबर 2 में है मोहनजोदड़ो की एक प्रमुख मुख्य सड़क जो 33 फीट चौड़ी है। बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम भी है, और आगे क्वेश्चन भी ऐसे आ सकते हैं कि कितने फीट चौड़ी सड़क के नमूने थे। 33 फीट चौड़ी सड़क के नमूने थे, आप देख रहे हैं डायग्राम में। अब आगे लेखक हमें क्या बताते हैं, सबसे ऊंचे चबूतरे पर बड़ा बौद्ध स्तूप है। मैं आपको आगे डायग्राम में बता देता हूं। ये बौद्ध स्तूप है बेटा, देख लो ध्यान से, आप किताब में है, देख रहे हैं मॉडल का बौद्ध स्तूप, ये बौद्ध स्तूप है। अब पढ़ते हैं क्या उसके बारे में है। मगर यह मोहनजोदड़ो की सभ्यता के बिखरने के बाद एक जीर्ण शीर्ण माने टूटा फूटा टीले पर बना कोई 50 फुट ऊंचे चबूतरे पर 26 सदी पहले बनी ईंटों के दम पर स्तूप को आकार दिया गया। माने इस बौद्ध स्तूप का निर्माण ईंटों से चिनाई करके कर दिया गया था। अब है नॉलेज की बात, अंडरलाइन कर दें। चबूतरे पर भिक्षुओं के कमरे भी हैं। माने जिस बौद्ध स्तूप के अवशेष मोहनजोदड़ो में प्राप्त हुए हैं, वहां पर भिक्षुओं माने भिखारियों, लेकिन बौद्ध धर्म के जो भिखारी होते थे वो धर्म की रक्षा के लिए भीख मांगते थे, तो उनके उस पर कमरे के अवशेष मिले हुए हैं। मानी जो बौद्ध धर्म के अनुयायी होते थे मोहनजोदड़ो में, वो जो बौद्ध स्तूप का अवशेष मिला है, वहाँ पर इस बात के प्रमाण भी मिले हैं कि वहाँ पर भिखारियों के लिए अलग से कमरे बने हुए थे, बौद्ध भिक्षुओं के लिए अलग से कमरे बने, इस बात का वहाँ प्रमाण मिला है। बेटा अंडरलाइन कर दें आगे। 1922 में राखलदास बनर्जी यहाँ आए, तब वे इसी स्तूप की खोजबीन करना चाहते थे। 1922 में राखलदास बनर्जी वहाँ आए थे, कहाँ, मोहनजोदड़ो में आए थे, तो इसी स्तूप की खोजबीन करना चाहते थे। इसके गिर्द गिर्द माने आसपास खुदाई शुरू करने के बाद उन्हें इल्हाम मानी अनुभूति हुआ कि यहाँ ईसा पूर्व के निशान हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक जॉन मार्शल, बटे जो ये मैंने अंडरलाइन की बात किया, ये मैं आपको सब ऑफलाइन में भी समझा चुका हूँ, ब्लैक बोर्ड की मदद से आपको मैं अच्छी तरह समझा चुका हूँ क्लास में, ऑफलाइन में, इसलिए मैं कह रहा हूँ फिर आप अंडरलाइन कर दें, आपका रिवीजन हो जाएगा। ये भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक जॉन मार्शल के निर्देश पर खुदाई का व्यापक अभियान शुरू हुआ। यानी कि वहाँ पर खुदाई करने की अनुमति किसने दी है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के जो महानिदेशक हैं जॉन मार्शल, उनके ही निर्देश पर वहाँ पर खुदाई हुई। कहाँ पर, मोहनजोदड़ो में। कहाँ स्थित है मोहनजोदड़ो, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है मोहनजोदड़ो। धीरे धीरे यह खोज विशेषज्ञों को सिंधु घाटी सभ्यता की देहरी पर ले आई। माने सने सने ये जो खोज है एक्सपर्ट लोगों को एक नई खोज की ओर ले गई। इस खोज ने भारत को मिस्र और मेसोपोटामिया, ब्रैकेट में लिखा इराक, की प्राचीन सभ्यताओं के समकक्ष ला खड़ा किया। माने सिंधु घाटी सभ्यता के अध्ययन से भारत में जब इस सिंधु घाटी सभ्यता में अध्ययन हुआ तो उसकी समानता कहाँ तक की गई, इराक में स्थित मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यताओं से इसकी तुलना हुई। इसी प्रकार इराक में मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यता का भी विकास हुआ था, माने उसका भी वहाँ अध्ययन हुआ था, जैसा भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का अध्ययन किया गया टीम के द्वारा। दुनिया की प्राचीन सभ्यता होने के भारत के दावे को पुरातत्व का वैज्ञानिक आधार मिल गया। माने इस मोहनजोदड़ो शहर में जो खुदाई हुई, वहाँ जो अवशेष मिले, उस पर जो अध्ययन हुआ जिसे हम पढ़ रहे हैं, इसको एक वैज्ञानिक आधार मिल गया। किस विभाग को, पुरातत्व विभाग को, आर्कियोलॉजिकल विभाग को। जितने भी वहाँ अवशेष मिले हैं, जितने भी वहाँ प्रमाण मिले हैं, वो पुरातात्विक विभाग के लिए, आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के लिए एक अध्ययन का केंद्र बिंदु बन गया, अध्ययन की मिसाल बन गया, जिसके मेंबर जो आप पढ़ रहे हैं कौन कौन है, वहाँ पे लेखक जा रखे हैं, राखलदास बनर्जी गए थे। अभी आपको तमाम तरह की आपको जानकारी आगे मिलेगी।
चलिए बेटा आगे पढ़ते हैं, पेज नंबर 38। अब आगे कह रहे हैं, नहीं अभी 37 ही है बेटा, ये पैराग्राफ रह गया है। पर्यटक बंगले से एक सर्पिल पगडंडी। पर्यटक बंगले मानी जहां पर पर्यटक आते थे, रहते थे, और सर्पिल मानी सांप के जैसे घुमावदार, जैसे सांप घूम घूम के चलता है, ऐसी क्या मिली है, पगडंडी पार कर। उस पगडंडी को पार कर, इसके भी वहाँ अवशेष मिले हैं। सांप जैसे घूमता है ऐसे पगडंडी है, लोगों के चलने का कच्चा रास्ता है, पगडंडी में कच्चा रास्ता है, पार कर हम सबसे पहले इसी स्तूप पर पहुंचे। किस स्तूप पर, बौद्ध स्तूप पर पहुंचे। कौन बता रहे हैं, लेखक ओम थानवी हमें बता रहे हैं। पहली ही झलक में नजर हमें अपलग कर दिया, पहली ही झलक ने हमें अपलग कर दिया, मानी पहला नजर, पहला वो नज़ारा हमने देखा कि हम बिना पलक झपकाए उसको देखते ही रह गए। अपलग मानी बिना पलक झपकाए उसको निरंतर देखते रहे। इसे नागर भारत का सबसे पुराना लैंडस्केप कहा गया है। लैंडस्केप मानी जो प्राकृतिक दृश्य होते हैं उसको बोलेंगे प्राकृतिक दृश्य होते हैं। यह शायद सबसे रोमांचक भी है, माने रोमांच उत्पन्न करने वाला है, रोमांच उत्पन्न करने वाला, एंटरटेन करने वाला। न आकाश बदला है न धरती, पर कितनी सभ्यताएं, इतिहास और कहानियां बदल गई। इस ठहरे हुए दृश्य में हजारों साल से लेकर पल भर पहले तक की धड़कन बसी हुई है। इसे देखकर सुना जा सकता है, भले ही किसी जगह के बारे में हमने कितना पढ़ सुन रखा हो, तस्वीरें या वृत्त चित्र देखे हों, देखना अपनी आंख से देखना है, बाकी सब आंख का झपकना है। जैसे यात्रा अपने पांव चलना है, बाकी सब तो कदम ताल है। माने मोहनजोदड़ो में वो जो अवशेष दिख रहे थे, चाहे 33 फीट चौड़ी सड़क थी, चाहे बौद्ध स्तूप थी, ऐसा लग रहा था हम अपने कदम ताल करते ही जा रहे थे, उस यात्रा के अभिन्न अंग बनते जा रहे थे। उसमें जो कुछ हमें दिखाई दे रहा था उसके बारे में हम अनुभव करते जा रहे थे और लिखते जा रहे थे और अनुभव करते जा रहे थे, ऐसा हमें ओम थानवी जी बता रहे हैं। तो बेटा ऐसा आपको पढ़ना है और वीडियो को सुनना है और समझना है। एक बार फिर कह रहा हूँ, वर्ड मीनिंग जो आपको भेजे उन्हें याद कर लें और वीडियो को ध्यान से सुने। इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। यहाँ तक अगर आपको कोई समस्या हो आप हमें अवश्य प्रश्न पूछें। धन्यवाद।